Hello, friends. Welcome to Mentors Hub. I'm your mentor here to guide you through the world of finance and business. My name is Aman Singh, and I'm a finance person. You can connect with me on LinkedIn if you'd like to reach out. Now, moving forward, let's dive into our lesson on finance and business. Let's begin by taking a look at the roadmap for our series. In the upcoming lesson, we will explore various topics to enhance your understanding of finance. What's the agenda for today? Instead of simply defining finance, business, I have chosen to give you a brief overview of all the topics we have covered in this series. This way, you will get a clear idea of what to expect as you move forward. So let's move to our first topic, business theory and economics. बिजनेस थ्योरी के अंदर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, कुछ बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में जो दी हैं कुछ कॉरपोरेट्स ने, कुछ कॉरपोरेट्स लीडर्स ने, कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट में, कुछ एंटरप्रेन्योर्स ने। जाहिर सी बात है ये लोग कमाल के होंगे जिनकी थ्योरीज पूरे वर्ल्ड में पढ़ाई जाती हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि थ्योरी ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ सप्लाई, प्राइस कैसे डिसाइड होते हैं इकोनॉमी में, जीडीपी, जीडीपी की कैलकुलेशन और बहुत कुछ। तो अगला टॉपिक है बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर वो हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ही हो रहे हैं, पर एक्सटर्नल फैक्टर वो हैं जिन्हें हम कंट्रोल भी नहीं कर सकते। हम इन्हें सोच भी नहीं सकते कि ऐसी कोई आपदा या अपॉर्चुनिटी हमारे बिजनेस में आने वाली है। स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। कोविड-19 अगर हम स्वॉट एनालिसिस में एनालाइज करें तो किसी के लिए अपॉर्चुनिटी थी, किसी के लिए थ्रेट था। कोविड-19 किसी के लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, जी हाँ बिल्कुल हो सकती है। एडटेक कंपनीज के लिए कोविड-19 एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। और थ्रेट, सबसे बड़ा थ्रेट तो सिनेमा हॉल्स, रेस्टोरेंट्स, होटल्स, इनके लिए सबसे बड़ा थ्रेट था कोविड-19। ओके, तो हम वही तीसरे टॉपिक पे चलते हैं, स्टॉक मार्केट। इसके बारे में तो जितना बोला जाए उतना कम है। अगर मैं अभी इसके बारे में एक ग्लिम्स दूं तो एक कंपनी है रिलायंस, ऑब्वियसली सभी जानते हैं इसके बारे में, मुकेश अंबानी जी की कंपनी है। आपको पता है इसके कितने ओनर्स हैं? 35 लाख। एग्जैक्ट बताऊं 3.49 मिलियन। जाहिर सी बात है मोर देन 50% शेयर अंबानी जी होल्ड करते हैं, तो वही इस कंपनी के करता धरता है। एग्जैक्ट फिगर ही 47 है। अंबानी और उनकी फैमिली मिलकर 47 लोग मिलकर इस कंपनी को चलाते हैं, इस कंपनी पे मालिकाना हक रखते हैं। और बाकी के बचे हम, जो कि 35 लाख माइनस 47, तो भी 35 लाख ही मानो, वो हम और आप जैसे लोग हैं। 100% में से एग्जैक्ट बताऊं तो 50.33% अंबानी और उनकी फैमिली होल्ड करती है। 39 पॉइंट समथिंग बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने जैसे म्यूचुअल फंड्स और बैंक्स, और बचा कुचा 10 पॉइंट समथिंग नॉर्मल पब्लिक, आप और हम जैसे पब्लिक। अब ये शेयर्स सिर्फ रखे नहीं जाते, बेचे भी जाते हैं मौका आने पर, प्रॉफिट आने पर, बीएससी एंड एनएससी पर। कोई भी बेच सकता है, नॉर्मली आप और हम जैसे लोग बेचते हैं। इन लोगों के पास इतना ज़्यादा शेयर्स है कि अगर ये बेचने निकले तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो जाएंगे स्टॉक मार्केट में, इसलिए इनके ऊपर रेगुलेशंस है। ये इतनी आसानी से नहीं बेच सकते जितनी आसानी से हम बेच सकते हैं। अब वो क्या रेगुलेशन है, क्यों है, कैसे है, इसके बारे में स्टॉक मार्केट के डेडिकेटेड लेसन में बात करेंगे। सो नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड एंड बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम के बारे में तो हम इसकी मेन क्लास में पढ़ेंगे, उसमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। म्यूचुअल फंड का ग्लिम्स दूं तो ये एक पर्सन है, एयूएम, और ये हैं हम और आप जैसे साधारण लोग। इन्हें अपना पैसा इन्वेस्ट करना है स्टॉक मार्केट में, बट ये उसको रेगुलर ट्रैक नहीं कर सकते। तो ये भाई साहब 10 लाख रुपए, ये भाई साहब 2 लाख रुपए, ये भाई साहब 100 रुपए, ये भाई साहब 1,000 रुपए, ये भाई साहब कुछ भी ले लो, ये भी भाई साहब कुछ भी ले लो। ऐसे कर करके इनके पास 10,000 करोड़ रुपए जमा हो गए। और ये भाई साहब है फंड मैनेजर। अब ये फंड मैनेजर की जिम्मेदारी है कि वो पैसा इन्वेस्ट करे और रिटर्न कमा कर दे। जी हाँ, वैसे ये 100 रुपये भी पॉसिबल है, मैंने भी अपनी पहली म्यूचुअल फंड 100 रुपये का ही खरीदा था। ओके, तो अभी अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ना चाहिए, वो है इन्वेस्टिंग। एक बहुत ही लेजेंडरी इन्वेस्टर पैदा हुए हैं इस दुनिया में, वो है ये, पहचान लिया होगा सभी ने, ये है वॉरेन बफेट। इन्होंने एक कोट कहा था, इफ यू डोंट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हाइल यू स्लीप, यू विल वर्क अंटिल यू डाई। फर्क नहीं पड़ता आप काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आपको हमेशा पैसे कमाते रहना होगा। ये किसी भी तरह हो सकता है, आप एफडी करिए, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करिए, रियल स्टेट में जाइए, यू कैन बाय शेयर्स, यू कैन बाय म्यूचुअल फंड, एनीथिंग, बट यू हैव टू इन्वेस्ट, यू हैव टू जनरेट अ पैसिव इनकम। ओके, तो बाकी इन्वेस्टिंग की बातें इन्वेस्टिंग की क्लास में करेंगे। द नेक्स्ट इज स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन। द वर्ड स्पेकुलेटिव, इसे हमेशा याद रखना है लाइफ में। ओके, अगर मैं एक एग्जांपल दूं, 3,000 का शेयर, रिलायंस की बात कर रहा हूँ, हो जाता है 3,050 रुपीज का। ये प्राइस था 9:30 AM, ये प्राइस है 3:30 PM। मात्र 6 घंटे का डिफरेंस और 50 रुपए
का प्रॉफिट लिया जा सकता है। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी नहीं दिख रही कि अगर मैं आज सुबह एक शेयर लेता और आज दोपहर में ही बेच देता, मुझे 50 रुपए का प्रॉफिट होता। 50 रुपए कम लग रहे हैं, इंटू 1000 कर लो, अभी 50,000 हो गया। बट आपको ये भी तो बोलेगा 3000 का शेयर है, 1000 शेयर लेने हैं, तो ये कितने हो जाते हैं? 1 2 3 1 2 3 30 लाख रुपीज। 30 लाख रुपीज लगाकर अगर कोई 50,000 कमा रहा है तो कौन सी बड़ी बात है? 30 लाख रुपीज भी तो नहीं लगाने, डिवाइडेड बाय 5। आप ये ट्रेड 6 लाख रुपीज में कर सकते हैं। ये जो 5 है ना, ये मार्जिन है जो ब्रोकर देते हैं। ब्रोकर्स क्या है, मार्जिन क्या है, क्लास में पता चलेगा। पर आप मेन फोकस ये करो, आप 30 लाख का ट्रेड ले सकते हो सिर्फ 6 लाख में, और ये प्रॉफिट भी हो सकता है। 6 लाख भी ज्यादा लग रहे हैं? व्हाट इफ 20,000 यूज करके भी आप 5 लाख प्लस कमा सकते हैं? हाँ, मैं कुछ स्कीम की तरह बातें कर रहा हूँ, बट ये होता है, इसलिए इसका नाम है स्पेकुलेटिव। ये बहुत ही फैसिनेटिंग लग रहा होगा। मैं एक डाटा देता हूँ जो आपकी आंखें खोल देगा। 1.1 करोड़ आप और हम जैसे लोग 3 साल के ड्यूरेशन में 1.8 लाख करोड़ लूज कर चुके हैं, इस होप में कि काश 20,000 यूज करके हम 5 लाख की इनकम कर पाए, या फिर इवन 6 लाख यूज करके हम 50 लाख की इनकम कर पाए। रिमेंबर दिस वर्ड स्पेकुलेटिव, इट्स वेरी डेंजरस। ओके, गोइंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जैसे आप और हमारा रिजल्ट आता था 31 मार्च इन स्कूल डेज, बिजनेस का भी रिजल्ट आता है, उसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं, बैलेंस शीट कहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं। अभी बहुत ही टेक्निकल हो जाएगा अगर मैं इसको अभी बताने बैठ जाऊंगा तो। नेक्स्ट पे जाते हैं, कॉस्टिंग प्राइस स्ट्रेटेजी। अभी सोचा है, आप जो प्रोडक्ट लेते हो उसकी प्राइस कैसे डिसाइड होती है? एक एग्जांपल ऑफ अ सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री में तो प्राइस कैलकुलेट करना और भी मुश्किल है, क्योंकि अगर आप कोई गुड्स लेते हैं, आप कोई प्रोडक्ट लेते हैं, तो उसके अंदर आपके हाथ में तो है जिसको देखकर आप बता पाए कि इसका प्राइस क्या है। पर सर्विस में तो आपके पास कुछ आ ही नहीं रहा, बस वो एक सर्विस थी, उसका प्राइस उसने चार्ज कर लिया। एग्जाम्पल लेते हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री का। आपके पास जियो, वोडाफोन आइडिया और एयरटेल, किसी की भी सिम हो, वो आपको सर्विस दे रहा है और आपसे रिचार्ज के तौर पर चार्ज करता है। अब वो रिचार्ज का प्राइस डिटरमाइन कैसे हुआ? कॉस्टिंग लगी है, प्राइस स्ट्रेटजी लगी है। अगर प्राइस ज़्यादा चार्ज कर लिया तो प्रॉब्लम, प्राइस कम चार्ज किया तो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? प्राइस ज़्यादा चार्ज कर लिया तो हमारा कस्टमर कंपटीटर्स के पास चला जाएगा, और प्राइस अगर कम चार्ज कर लिया तो हमें लॉस हो जाएगा। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है, और ये बैलेंस बनाना कोई आम बात नहीं है, अच्छे अच्छे फेल हो जाते हैं इस बैलेंस बनाने के चक्कर में। कॉस्टिंग ये बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है, इवन एक डिग्री है CMA। अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम कॉस्टिंग के मेन क्लास में इसके बारे में और जान लेंगे, ये बहुत वास्ट है। अगले टॉपिक पे चलते हैं, बिजनेस मैथमेटिक्स। बिजनेस मैथमेटिक्स, अगर आपको 10th क्लास तक की मैथ्स की नॉलेज है तो आप ये क्लास बहुत ही आराम से समझ पाएंगे। हम मैथ्स को यूज करेंगे फाइनेंस वर्ल्ड में, बिजनेस वर्ल्ड में, पावर ऑफ कंपाउंडिंग, सिंपल इंटरेस्ट, इन सब के बारे में। और इसके बेस पर एक दूसरी क्लास है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसके अंदर बिजनेस मैथ्स भर भर के यूज होने वाली है, तो इसके बारे में भी मेन क्लास में चल लेंगे। बिजनेस लॉ, दो लोगों में डिस्प्यूट होता है तो वो कोर्ट पहुंच जाते हैं। अगर दो कंपनीज में हो तो उनको तो जेल में भी नहीं डाल सकते। ऐसा कभी सुना है कि इस कंपनी ने ये गलती करी तो उस कंपनी को उठा के हमने जेल में डाल कर दिया? नहीं डाल सकते, इसलिए आया है बिजनेस लॉ। कमर्शियल लॉ भी कहते हैं, मर्चेंट लॉ भी कहते हैं। कुछ एग्जांपल्स दूं, कंपनी एक्ट, फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, बहुत सारे हैं। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो इनके लिए लॉ एंड रेगुलेशन बनाना तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम डिटेल में बिजनेस लॉ के क्लास में पढ़ेंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज टैक्सेशन। इंडिया में टैक्स दो टाइप के हैं, वन इज डायरेक्ट एंड अदर इज इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कुछ और नहीं, GST का ही दूसरा नाम है, जो आप और मैं सेम भरते हैं। एक बिलियनर्स भी एक टिप के ऊपर उतना ही टैक्स भरता है जितना आप और मैं भरते हैं, जितना एक बैगर भरता है, इसलिए हम इसे इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। और ये रिग्रेसिव इन नेचर है, फर्क नहीं पड़ता कि खरीदने वाले की इनकम ज्यादा है या कम है, ये सब पर समान रूप से अप्लाई होता है। डायरेक्ट टैक्स इसके अपोजिट प्रोग्रेसिव टैक्स सिस्टम है।
जिसकी इनकम जितनी ज़्यादा उसको उतना ज़्यादा टैक्स। डिड यू नो आईटीआर? आई डोंट नो, आपने कभी आईटीआर भरी है या नहीं, आप आईटीआर के बारे में जानते हैं कि नहीं, बट अगर आपके पेरेंट्स एक कॉरपोरेट में काम करते हैं या एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं तो जरूर वो आईटीआर के बारे में जानते हैं। जो साल के एंड में जुलाई में टैक्स देना पड़ता है गवर्नमेंट को, हाँ वही आईटीआर। इंडिया में टैक्स रेट जो है वो 30% है। पर क्या 30% है? नहीं, इसके ऊपर 37% और है, प्लस 4% और है। अगर आप एक साल में 10 करोड़ कमाते हैं तो आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। जो टैक्स आया उसका 37% देना पड़ेगा, फिर जो आया उसका 4% और देना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन बैठती है 42.744%। बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है। पर कोई बात नहीं। नेक्स्ट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग का दूसरा नाम आर्ट ऑफ सेलिंग। बिल बोर्ड से लेके गूगल ऐड तक मार्केटिंग का ही खेल है। नेक्स्ट चलते हैं, इसको उतना ज़्यादा समझने की ज़रूरत अभी तो नहीं है। बिजनेस की स्टडीज, हमारा 14th लेक्चर बिजनेस की स्टडी। इसके अंदर हम टाइकून्स के बारे में पढ़ेंगे। टाटा, धीरू भाई अंबानी, वॉरेन बफेट, रिचर्ड ब्रांसन, मार्क जुकरबर्ग। ये उस टाइम पर देख लिया जाएगा कि हमें किसके बारे में केस स्टडी करनी है, हमें किसके बारे में जानना है। द नेक्स्ट इज, अगर कुछ भी बचता है, आई डोंट नो बचेगा अभी कि नहीं बचेगा, बट अगर कुछ बचता है हम इसमें कवर कर देंगे। और हम दो क्वेश्चन के आंसर करेंगे, व्हाट वी लर्न, व्हाट नेक्स्ट। ओके, सो ये था इंट्रोडक्शन, ये था ग्लिम्स ऑफ आवर सीरीज। थैंक यू, बाय बाय।